स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 महाजनपद। गाइस ये चैप्टर हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम जानते हैं महाजनपद क्या होता है, हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना हो रहा है और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए महाजनपद की बात करें तो जिस तरह से वर्तमान में हम जिस जनपद में रह रहे हैं या बात करें जिस जिले में रह रहे हैं वह कई तहसीलों से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए जनपद का निर्माण कैसे होता है तो जनपद का निर्माण तहसीलों के मिलने से होता है और जनपदों के मिलने से एक प्रदेश का निर्माण होता है। प्राचीन काल में भी कुछ छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण होता था, उस समय यह करते थे। ठीक है, प्राचीन काल में छोटे छोटे जो जनपद हुआ करते थे वे आपस में मिलकर महाजनपद का निर्माण करते थे। अगर वर्तमान में महाजनपद की बात करें तो 16 हैं, जिनमें 14 राजतंत्र और 2 गणतंत्र महाजनपद के रूप में जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसा कि आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, अर्थात लोगों के बसने की जगह, ऐसा भूखंड जहां कोई जन अपना पांव रखता है अथवा वहीं बस जाता है। कहने का मतलब ये है जहां लोग बस सकते हैं, अपनी जगह मान सकते हैं, ऐसी जगह को हम जनपद कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाजनपद क्या है। महाजनपद ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से जो एग्ज़ाम हो, आपका हाफ ईयरली हो, एनुअल हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव अदर एग्ज़ाम हो, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर को गंभीर तरीके से पढ़ना और प्रॉपर तरीके से नोट्स भी तैयार कर लेना। चलिए अगर हम महाजनपद की बात करें तो जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। उस समय की 600 शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की ये बात है, जहाँ महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया था। तो वहीं बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो वह बौद्ध धर्म की पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो महाजनपद कितने हैं? 16 हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है और नोट भी कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में महाजनपद कितने हैं तो 16 हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हम किस महाजनपद में रह रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। वर्तमान में हम मगध महाजनपद में रह रहे हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं और मगध जो है बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक। ठीक है, मैं यहीं पर एक बात बता दूं, देखिए मगध पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे। मगध पर शासन करने वाले वंश को याद करने की एक ट्रिक है जिसे मैं बताए दे रहा हूँ। हसीन मशुक सा। हसीन यानी कि हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश और मशोक से मौर्य वंश और सुक से शुंग वंश और हसीन मशोक कर्ण वंश और मशोक सा है ना, तो शातवाहन वंश। ये वंश इतने थे जो मगध पर इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो इन बातों को नोट भी कर लेना और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं वर्तमान में जो महाजनपद हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका वर्तमान में नाम क्या है, किस क्षेत्र में है। पहला महाजनपद है अंग, जो कि मुंगेर एवं भागलपुर जिला में स्थित है। मगध महाजनपद की बात करें तो ये पटना अर्थात बिहार में स्थित है। गया शाहाबाद जिले के कुछ भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। काशी जैसा कि आप जानते हैं, वाराणसी, कौशल, अयोध्या, गोंडा, बहराइच और वत्स की बात करें तो प्रयागराज, मिर्जापुर। वहीं बात करते हैं चेदी, तो चेदी आधुनिक बुंदेलखंड को कहते हैं और कुरु ये आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का ही भाग है। पांचाल की बात करें तो ये 8वां महाजनपद है। यह उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र माना जाता है। शूरसेन की बात करें तो ब्रिजमंडल और मथुरा का क्षेत्र है। मत्स्य महाजनपद ये अलवर, भरतपुर और जयपुर का एक स्थान है। अवध की बात करें तो यह आधुनिक मालवा का क्षेत्र है। अश्मक की बात करें तो ये नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग है। गांधार, गांधार बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको पढ़ना होता है। मगध आपको पढ़ना होता है।
जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। कौशल और वत्स से आपको पढ़ने होते हैं, कुरु पढ़ना होता है, कंबोज पढ़ना होता है और गांधार, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और मत्स्य भी आपको पढ़ना होता है। ये 6 महाजनपद आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। ये क्वेश्चन कहीं भी आपके लिए पूछा जा सकता है, फिर वो अदर एग्ज़ाम कोई भी हो सकता है। कंबोज की अगर बात करें तो यह पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला है, जहाँ पर ये स्थित है। तो वहीं बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ये वे महाजनपद हैं जो गणतंत्र हैं। जैसे पहला आता है वज्जी, यह बिहार में गंगा नदी के उत्तर प्रदेश का भाग है। और मल्ल महाजनपद की बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद की अगर बात करें तो इसकी राजधानी होती है कुशीनगर, और देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का क्षेत्र मल्ल महाजनपद के अंतर्गत रखा गया है। इन 16 महाजनपदों की बात करें तो देखिए, इनमें मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती ये अत्यंत शक्तिशाली थे। और प्रमुख जो महाजनपद कहलाए वो मगध और अवंती, ये इतने महत्वपूर्ण हैं जो आपको पढ़ना होता है। देखिए, मगध तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 16 महाजनपदों में पढ़ने का सीरियल हो तो सबसे पहले मगध महाजनपद को पढ़िए, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, फिर वो कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है। अब यहाँ पर शहर कैसे बने, देखिए शहरों का निर्माण किस तरह से होता है, ये आप कुछ इसके ओपिनियन हैं जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, ये पुस्तक है, आप अपने पुस्तक में पढ़ते रहिएगा और इसके जो ओपिनियन है वो ज़रूर हमसे साझा करिए। इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी सोच कितनी बेहतर है ना। देखिए, शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ है, ठीक है। एक प्रश्न है, यह कौन सी विशेषता है जो शहरों में होती है, वह कौन सी विशेषताएं हैं जो शहरों में होती हैं किंतु गांव में नहीं। इस पर आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर है। अब बात करते हैं मगध महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ। मगध महाजनपद के निर्माण के समय होता क्या था, देखिए आपस में सभी राज्यों में कहीं ना कहीं संघर्ष हुआ करता था, जनपदों में संघर्ष हुआ करता था, जनपदों में, ठीक है। और बड़े राज्य और छोटे राज्यों को हड़पते चले गए। देखिए, जो बड़े राज्य हुआ करते थे वे छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, ठीक उसी तरह जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ये कहावत है, ठीक है। उसी तरह से वे अपना राज्य क्षेत्र प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे। दूसरे राज्यों से वे मित्रता करते, शादी से संबंध और रिश्ते बनाते, संधि करना और फिर सीधे आक्रमण करना। इससे वे अपने क्षेत्र को बढ़ावा देते चले गए और ठीक इसी तरह से शहरों का निर्माण किया। साम्राज्य किसे कहते हैं, अब हम इसे जान लेते हैं। देखिए, साम्राज्य होता क्या है, जब राजा अपने राज्य की सीमा को अत्यधिक विस्तार कर लेता है और उसके इस राज्य को ही साम्राज्य कहा जाता है। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंश हुए। वे 3 राजवंश कौन कौन से थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार को माना जाता है, किसे, बिंबसार। और इसका पुत्र कौन था, अजात शत्रु, क्या था, अजात शत्रु, ठीक है। बिंबसार का पुत्र क्या था, अजात शत्रु। देखिए, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह बिंबसार था और उसका पुत्र अजात शत्रु था। अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए बिहार की, देखिए चलिए वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, अभी यहीं पर देखते हैं। इनके पास अच्छी घुड़सवार और हाथी भी हुआ करते थे और यही कारण था, ये मगध के जो लोग थे इनके पास अच्छे कुशल हाथी और घुड़सवार हुआ करते थे और यही कारण है कि वे अपने राज्य को सदैव विजयी प्राप्त देखते थे। सिकंदर का आक्रमण, उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान क्षेत्र में मैसिडोनिया नामक एक राज्य था। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना को लेकर दुनिया जीतने चला था। देखिए, वर्तमान में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर पूछा जाता है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला वंश कौन था। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला वंश कोई था तो वो था हखमनी वंश, ठीक है। कौन था, हखमनी वंश। हखमनी वंश ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो याद रखिएगा। उसके बाद आता है सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या क्या पड़ा, उन क्षेत्रों में सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, चलिए अब हम जानते हैं। राजनीतिक क्षेत्र, जैसे ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्रों में पड़ा।
जैसे सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। तो वहीं बात करें, सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए। इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापार और सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हो गए थे। वहीं बात करें अगर भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में भी यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा और उसके साथ साथ भारतीय सिक्कों पर भी यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट में दी गई हैं। मगध राजवंश, राज्य के वंश, हर्यक वंश, ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा और शिशुनाग वंश ये 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया। तो वहीं बात करें नंद वंश, तो 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।